तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एंशंट हिस्ट्री में जो कल का हमने लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो देखा था गुप्त साम्राज्य का, उसी का आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। गुप्त साम्राज्य में और कौन कौन से शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद से, और उसके बाद इनकी प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था देखेंगे और इनकी आर्थिक व्यवस्था हम देखेंगे। ठीक है ना। आज गुप्ता डायनेस्टी का, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आता है कि गुप्ता पीरियड में कौन कौन से जो हमारे प्रशासनिक इकाई थी वो क्या क्या थी, और जो है इकोनॉमिक व्यवस्था इनकी कैसी थी। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी होती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने पॉइंट छोड़ा था उसके बाद से आज हम पॉइंट देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी हुआ, वो उत्तराधिकारी कौन हुआ? वो हुआ कुमारगुप्त। ठीक है ना। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कई बार एग्जाम में पूछता है, किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है ना। कुमारगुप्त से मेन इंपॉर्टेंट जो चीज पूछता है वो नालंदा विश्वविद्यालय ही पूछता है। ठीक है ना। इसके बाद कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ, वो कौन हुआ? वो हुआ स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है ना। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील की क्या कराई थी? मरम्मत कराई थी। ये एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो वो कराया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्कंदगुप्त ने पाणदत्त को सौराष्ट्र का क्या नियुक्त किया? गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, याद रखिएगा। पाणदत्त को क्या नियुक्त किया था? सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। हूणों का आक्रमण जो है वो स्टार्ट हो गया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंतिम जो गुप्त शासक हुआ वो कौन हुआ? वो हुआ विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक हुआ विष्णुगुप्त। ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद इनकी पूरी हमने पॉलिटिकल व्यवस्था हम लोगों ने देख ली कि कौन कौन से राजा के बाद कौन कौन से आए। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रशासनिक तंत्र। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो देश थी। ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी, कह सकते हैं कि देश को हम राज्य से कंपेयर कर सकते हैं कि जिस प्रकार राज्य होता है वैसे ही देश था। ठीक है। जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। ठीक है ना। जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, देश के शासक को गोपना कहा जाता था। ठीक है। दूसरी जो प्रादेशिक इकाई थी वो भुक्ति थी। ठीक है ना। भुक्ति को जिला माना जा सकता है। ठीक है ना। भुक्ति क्या थी? दूसरी प्रशासनिक इकाई थी जिसके शासक को क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। ठीक है ना। जिसके शासक को उपरिक कहा जाता था। याद रखिएगा, पहले था देश, देश को गोपना, दूसरा हुआ भुक्ति, भुक्ति वाले को क्या बोला जाता था? उपरिक बोला जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई थी जिसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। अब ये तहसील से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि विषय जो है एक प्रकार से तहसील नामक संस्था थी, यूनिट थी, और जिसके प्रमुख को क्या बोला जाता था? विषयपति बोला जाता था। ठीक है। अब पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को नाम दिया गया है चाट या भाट। ठीक है ना। पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी था उसको या तो चाट बोला जाता था या तो भाट बोला जाता था, और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको बोला जाता था दंड पाशिक। क्या बोला जाता था? दंड पाशिक बोला जाता था। ठीक है ना। जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब गांव के लेवल पे देखा जाए कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का जो प्रशासन देखा जाता था वो ग्राम सभा द्वारा देखा जाता था, और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक बोला जाता था। ठीक है ना। ग्राम सभा का मुखिया क्या बोला जाता था? ग्रामिक बोला जाता था। और इसके जो अन्य सदस्य होते थे उसको महतर बोला जाता था। ठीक है ना। उसके अन्य सदस्यों को महतर बोला जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्राम समूहों को छोटी इकाइयों को पेट कहा जाता था। ठीक है ना। ग्राम समूह के जो छोटी छोटी इकाइयां थी उसको क्या बोला जाता था? उसको पेट बोला जाता था। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। किसमें? दामोदर ताम्रपत्र में। याद रखिएगा। ठीक है। किसके? कुमारगुप्त के। ठीक है ना। चलिए अब एक पॉइंट और देख लेते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था यानी भूभाग जो है कितना परसेंटेज देना होता था। तो भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 या 1/6 के बीच में होता था। ठीक है ना। जो कुल उत्पादन हुआ करता था, उत्पादन पे डिपेंड करता था कि या तो 1/4 या 1/6 या इन दोनों के बीच का भाग दिया जाएगा। ठीक है। टैक्स के रूप में। चलिए अब कुछ दिया हुए भूमि के प्रकार देख लेते हैं कि जो भूमि थी
वो कितने प्रकार की थी, ठीक है ना। तो पहला जो था वो क्षेत्र था, इसको किस नाम से जानते हैं, कृषि करने योग्य भूमि, क्षेत्र को जानते हैं कृषि करने योग्य भूमि। दूसरा था वास्तु, वास्तु किसे कहते हैं, वास करने योग्य भूमि, यानी जिस स्थान पर रहा जाता था उसको वास्तु बोला जाता था। क्षेत्र जो है कृषि करने वाली भूमि होती थी। अब चारागाह भूमि, चारागाह भूमि थी वो पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी, जिसको चारागाह भूमि बोलते थे। सील होता था ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, ठीक है ना, ऐसी भूमि होती थी जो जोतने योग्य नहीं होती थी, बंजर भूमि कह सकते हैं इस प्रकार की भूमि, इसको सील भूमि बोला जाता था। और पांचवा है अपृहत, अपृहत ऐसी भूमि थी जो जंगली होती थी, ठीक है ना, ऐसी भूमि होती थी जो जंगली होती थी, वो किसी काम की होती नहीं थी, ठीक है ना। अब सिंचाई के लिए रहत या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था, सिंचाई के लिए रहत या घंटी यंत्र का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, ठीक है। गुप्त काल में इनका जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो था उज्जैन, ठीक है ना। गुप्त काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन हुआ करता था जो एमपी में है, ठीक है। चलिए गुप्त कालीन कुछ प्रसिद्ध मंदिर के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले विष्णु मंदिर, ये था तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। विष्णु मंदिर कहाँ था, तिगवा में था, जबलपुर मध्य प्रदेश में। फिर शिव मंदिर, ये था भूमरा नगौदा, ये भी है मध्य प्रदेश में। फिर है पार्वती मंदिर, ये है नैन कुठार, ये भी एमपी में ही है, ठीक है। उसके बाद है दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है दशावतार मंदिर, ठीक है ना। ये ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ललितपुर। उसके बाद शिव मंदिर जो है ये है खो नगौद, ठीक है ना, ये भी मध्य प्रदेश में। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में ही मंदिर इनका जो है स्थित है, यानी इन्होंने बनवाया है। और मंदिर बनाने की प्रथा की शुरुआत जो है हमको गुप्त साम्राज्य से ही देखने को मिलती भी है। तो इस प्रकार बच्चों आज का लेक्चर यही रहा, और ये सारा देख लीजिएगा, इनका प्रशासनिक तंत्र ये सारा चीज पूछता ही है, आर्थिक तंत्र में भी ये सारे के सिस्टम इनका पूछता है, अधिकारियों के नाम पूछ देता है, और राजाओं का नाम, उसके बाद कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।